हेलो स्टूडेंट्स, एराज ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ईंटें, मनके तथा अस्थियां चैप्टर का अंतिम भाग देखेंगे। आज के वीडियो में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोग वीडियो का अंत तक देखिएगा। अंत में कुछ सरप्राइज है आप लोग के लिए जिसको हम बताएंगे। तो यह जो बुक है एनसीईआरटी बुक है जिसे मैंने बेस लिया है। इसके अलावा कंटेंट जो है वो एडिशनल कंटेंट्स भी आप लोग को मिलते हैं। इसके पहले 3 वीडियो आ चुका है इसी चैप्टर का। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हैं पहली बार तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले के तीनों वीडियो सेम टॉपिक का इसे देख लें और तब इस वीडियो को देखें तो क्लियर ज़्यादा अच्छा से हो पाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सभ्यता का अंत। तो सभ्यता का अंत के बारे में क्या है कि यह एक विवादास्पद विषय है। सभ्यता का अंत, सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह अलग अलग विद्वान अलग अलग मत इस पर रखते हैं। तो इसके संदर्भ में थोड़ा कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर पर आएंगे। जैसे यह सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता मुख्यतः 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक का कालक्रम इसका सर्वमान्य कालक्रम है। इसके कालक्रम के बारे में भी काफ़ी मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वानों का जो मत है वह इस समय काल को सपोर्ट करता है। ठीक है, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में सिंधु सभ्यता रही थी। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता का जो है वो 3 भागों में सिंधु सभ्यता या इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। शुरुआत के दिनों में सिंधु सभ्यता कहा गया था क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही इसके आरंभिक स्थलों की खोज हुई थी, परंतु बाद में इसे हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा उचित जान पड़ा क्योंकि सिंधु नदी के किनारे के अलावा और भी दूरवर्ती इलाकों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाना ज़्यादा उचित पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हम लोग देखे हैं कि इसका विस्तार वगैरह कहाँ कहाँ तक था, सारी चीज़ें हम लोग देखें। आज इसके अवसान यानी कि सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का जो अंत था वो कैसे हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रारंभिक, उसके बाद मध्यवर्ती और उसके बाद होता है उत्तरवर्ती। तो मध्यवर्ती जो सभ्यता थी वह सबसे ज़्यादा विकसित थी। आरंभिक जो चरण मिले हैं, पहले प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वह प्रारंभिक तौर पर थी, यानी कि उस समय सभ्यता का शुरुआत हो रहा था। तो सिंधु नदी के किनारे कुछ कुछ नगरों में ही इसके अवशेष मिले हैं। और मध्यवर्ती जो अवशेष मिले हैं वो काफ़ी विकसित सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। कुछ चीज़ें हड़प्पा सभ्यता की ऐसी हैं जो कि अभी वर्तमान समय में 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक भी सभी गांव या शहरों में मौजूद मतलब वे विशेषताएं नहीं उपलब्ध रही थी। ठीक है, तो इसीलिए वो काफ़ी विकसित सभ्यता उसे माना जाता है। यानी कि आज के समय में किसी बहुत अच्छे विकसित नगर पर अगर हम लोग खड़े हो जाएं तो उसकी तुलना हम हड़प्पा सभ्यता के मध्यवर्ती काल के दौरान मोहनजोदारो, हड़प्पा इन नगरों की कर सकते हैं। इतनी विकसित सभ्यता थी वो। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि उत्तरवर्ती जो हड़प्पा सभ्यता का काल था वो ह्रासोन्मुख था, मतलब कि ह्रास हो रहा था धीरे धीरे, उसका अंत की ओर वो जा रहा था, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, इसका अवशेषों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है। तो यह सभ्यता का कालक्रम बता दिए। 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच का जो कालक्रम है यह ज़्यादा सर्वमान्य कालक्रम रही है। ठीक है, और ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में क्या हो रहा था, ह्रासोन्मुख थी, यानी कि मतलब धीरे धीरे वो घटता जा रहा था। इस समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है, जबकि मध्यवर्ती में क्या है, नई ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिल रही थी। तो अब जो है पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है अपने अंतिम चरण में। इसके विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं। ये मैं एडिशनल जानकारी आपको दे रहा हूँ, बुक के अलावा भी बुक की जानकारी को भी हम लोग देख लेंगे। तो कुछ एडिशनल जानकारी दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। अगर आप लोग के पास कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे कई प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। जैसे एक तो है कि आर्यों का आक्रमण, क्योंकि सिंधु
सभ्यता का इतिहास या हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल में आर्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वैदिक लोगों का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, वे मध्य एशिया से भारतीय इलाकों में आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ उन्होंने धीरे धीरे अपना सभ्यता का विकास किया। तो आर्यों का आक्रमण जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी असंतुलन को भी कारण बताया जाता है। कुछ लोग बाढ़ को भी कारण बताते हैं, लेकिन बाढ़ जैसे कारण अगर रहते तो कुछ इलाकों में ही अंत होता, पूरा का पूरा सभ्यता बाढ़ वगैरह से अंत होना यह संभव समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, ठीक है, ऐसे कई प्रकार के आर्थिक कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कारणों के बारे में बताया जाता है। किसी हड़प्पा सभ्यता का जो अंत था तो वो इन कारणों में से रहा होगा। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, अलग अलग कारणों के मेल से हुआ होगा, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना भी हो सकती है। जैसे मोहनजोदड़ो, जो उस समय का सबसे विकसित नगर था, में नगर और जल निकास की व्यवस्था से इतनी अच्छी नगर योजना थी और जल निकास की व्यवस्था थी कि महामारी की संभावना तो लगती नहीं है कि होगी। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के एक कमरे से, जिसे हम लोग डेड लेन भी कहा जाता है, आगे हम लोग एनसीईआरटी बुक में भी उसके बारे में है तो देखेंगे। तो एक ही कमरा ने वो सोची कि एक गली नुमा संरचना थी, ठीक है, जहाँ से 14 यानी 14 नर कंकाल मिले हैं, जो आक्रमण या आगजनी या महामारी के संकेत हो सकते हैं, ठीक है। ये अनुमान पर इसीलिए आधारित है ना, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जबकि तत्कालीन समय के ही कई सभ्यताओं की लिपियों को पढ़ा गया है। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जानबूझकर भी भारतीय इतिहास के साथ काफ़ी जो छेड़छाड़ की गई है, और इसके लिपि को पढ़ने पर किसी ने भी अभी तक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अन्यथा आज के कंप्यूटर के समय में अगर ये कोशिश की जाती काफ़ी सीरियसली, तो लिपि को आज पढ़ा जाना संभव हो पाता शायद, ठीक है। और अगर लिपि को पढ़ा जाना संभव हो जाता तो हम लोग के पास कई सटीक जानकारियाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हो जाती। तो इसके लिए मैं आह्वान करूंगा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस पर ध्यान दिया जाए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ है। अधिकांश विद्वान ऐसा कहते हैं। चूँकि सिंधु सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था, ठीक है। अतः यह तर्क ज़्यादा लोग मानते हैं इसको, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए बाढ़ के अलावा भिन्न भिन्न कारणों का समर्थन भी अलग अलग विद्वान करते हैं, जैसे आग लग जाना, महामारी या बाहरी आक्रमण, ठीक है, आदि ये सब का भी सपोर्ट करते हैं। तो बाढ़ ज़्यादातर लोग मानते हैं, ज़्यादातर विद्वान मानते हैं, लेकिन सभी नहीं मानते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या करते हुए मोर्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी थी, किंतु आरंभ से ही इस विचार का खंडन भी किया जाने लगा कि आर्यों का आक्रमण से पूरी सभ्यता का अंत हुआ। इस पर भी विवाद है। अपने मत के पक्ष में व्हीलर महोदय ने कुछ पुरातात्विक तथा साहित्यिक प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे। उन्होंने मोहनजोदड़ो से 26 ऐसे नर कंकालों का साक्ष्य प्रस्तुत किया जिनके सिर पर नुकीले अस्त्र के घाव थे, है ना। तो आक्रमण से समाप्त हुआ होगा ऐसा भी वे दिखाते हैं। ये सारे एडिशनल जानकारियाँ दे रहा हूँ मैं। तो उनके कब्रगाहों से भी ऐसे कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं कि उसे आक्रमणकारी बताते हैं कि आक्रमणकारी कुछ प्रजातियां आई होंगी या आक्रमणकारी कुछ समूह आए होंगे और जिनके आक्रमण से ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अंत हुई होगी। साहित्यिक शास्त्र के रूप में ऋग्वेद में वर्णित इंद्र तथा हरि रूपिया शब्द का दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, किंतु उनके द्वारा जो प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ठीक है, वे अपर्याप्त हैं। साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध उदाहरण के लिए 26 नर कंकालों के आधार पर आर्य आक्रमण की अवधारणा को सटीक मान लेना यह तार्किक नहीं लगती है, ठीक है। कि 26 कंकाल प्राप्त हुए इसलिए हम यह मान लेंगे कि आक्रमण से पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई होगी, यह थोड़ा तार्किक नहीं लग रहा है। तो यह भी विवादास्पद है।
इसलिए भी मोहनजोदड़ो नामक स्थल के पतन तथा वैदिक आर्यों के आक्रमण के बीच लगभग 400 से 300 से 400 वर्ष का अंतर भी रहा है। ठीक है, तो ये भी है। अतः ऋग्वेद का उद्धरण जो है, तो ठीक है, आक्रमण हुआ होगा ये तो पता चलता है, लेकिन उसी आक्रमण से पूरा का पूरा जो है यह समाप्त हो गया सभ्यता, यह थोड़ा तार्किक प्रतीत नहीं होता है। यह सब कुछ एडिशनल जानकारियाँ थी। चलिए, इसके अलावा हम लोग बुक पर भी आ जाते हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। मतलब कि उन स्थलों में अंतिम दौर का जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उस दौर में इन इलाकों में वो साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अंतिम दौर में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। मतलब चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अब हड़प्पा सभ्यता के अवशेष 1800 ईसा पूर्व के लगभग नहीं मिलते हैं, जबकि कुछ नई बस्तियां गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी, उत्तर हड़प्पा का जो क्षेत्र है वह 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे हैं, और कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। जैसे हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मध्यवर्ती जो हड़प्पा सभ्यता था उस समय जो वहाँ के बाट मिले हैं, वजन करने के सामान जो मिले हैं वो काफ़ी सटीक थे, किंतु अंतिम दौर में यह उतने मानक नहीं रह गए थे, उतने स्टैंडर्ड नहीं रह गए थे। उसी के बारे में कहा जा रहा है। सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना। ठीक है, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का भी ह्रास हुआ था। आवास निर्माण की जो तकनीकें थी, काफ़ी अच्छी नगर नियोजन प्रणाली मध्यवर्ती हड़प्पा सभ्यता के काल में मिली है, वह उत्तरवर्ती काल में उसका ह्रास होने लगा, और सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया था। ठीक है, तो धीरे धीरे ह्रास होते होते अंतिम दौर में क्या हो रहा है, चीज़ें बंद हो रही है। ठीक है, आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ और कुछ सार्वजनिक संरचनाओं का भी निर्माण क्या हुआ, बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। ठीक है, उत्तर हड़प्पा काल में यह अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। ठीक है, तो ये परिवर्तन कैसे हुए हैं, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई है। कुछ लोग जलवायु परिवर्तन को बताते हैं, कुछ वनों की कटाई जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हुआ था। ठीक है, अत्यधिक बाढ़ का आना या नदियों का सूख जाना, अकाल वगैरह आया हो, नदियाँ वगैरह सूख गई होगी काफ़ी लंबे समय तक, यह संभव है। नदियों का मार्ग बदल लेना, या भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है, जिसके कारण भूमि का अत्यधिक उपयोग होने के कारण एक समय बाद भूमि जो है फसल देना बंद कर देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये सब अनुमान लगाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न विद्वानों द्वारा। तो कुछ कारण बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी एक कारण जो है पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व या पूरा का पूरा हड़प्पा राज्य, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब एक कारण से सारे के सारे अर्थव्यवस्था का समाप्त हो जाना यह संभव नहीं लग रहा है। तो कई कारण एक साथ रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो एक हड़प्पाई राज्य था, जिसमें कि पूरा का पूरा राज्य में कुछ एकीकरण था, यानी कि एक जैसी चीज़ें पूरा का पूरा सभ्यता में चल रही थी, उसका अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों, मृद भांडों, ठीक है, ये सब लोप हो गया था। ठीक है, मानकीकृत मतलब स्टैंडर्ड जो बाट प्रणाली थे, वजन करने का जो सामान था, स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जो पूरे के पूरे सभ्यता में एक जैसा था मध्यवर्ती हड़प्पा काल में, वह अंत हो गया था। अब क्या हो गया, स्थानीय बाटों का प्रयोग होने लगा। अलग अलग जगह पे इसका मानदंड जो है अलग अलग रहने लगा था।
शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस स्तर को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। ठीक है, काफ़ी लंबा पीरियड का गैप हो गया था। यहाँ पर कुछ दिया हुआ कि एक डेड मैन लेन, एक बताए थे ना कि डेड मैन लेन क्या है, एक इसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक था। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो था 3 फीट से 6 फीट तक थी। ठीक है, और वह बिंदु जहाँ ये अगली पश्चिम की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो 3 फीट से 6 फीट तक इसका था। 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई थी। चौड़ाई 3 फीट से 6 फीट की थी और 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई थी। पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक बैस की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली है, मतलब कुछ नर कंकाल मिले हैं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। हड्डियां जो है नर कंकाल मिले, ये सब काफ़ी भुरभुरी अवस्था में थी। यह धर पीठ के बल गली में आरा पड़ा हुआ था, यानी कि कोई जानबूझकर अगर किसी को दफनाया जाता है तो इस प्रकार से नहीं दफनाया जाता है, पीठ के बल, मतलब गली में आरा पड़ा हुआ था, आरा वैसे नहीं होता है। ठीक है, श्रद्धापूर्वक जो दफनाया जाता है उस तरह से ये, मतलब ये अवशेष नहीं थे, बस किसी प्रकार से नरकंकाल वहाँ दफन हो गया, तो वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, पश्चिम में 15 इंच की दूरी पर एक छोटी, या शायद बच्चे की रही होगी, एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। ठीक है, इसीलिए इस गली का नाम डेडमैन लेन रखा गया है। मोहनजोदड़ो नामक शहर में यह मिला था। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषण सहित मिले थे, जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। ठीक है, बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों के साथ इसका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। थोड़ी देर पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे ऋग्वेद के साथ इसका जो बताए थे वो कहा गया। ठीक है, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है प्राचीन किला या घर। तो आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात घर विध्वंसक कहा गया है। ठीक है, अब बात है कि ये दुर्ग कहाँ पर थे। तो पहले ये माना जाता था, या मिथक मात्र ही थे, कि मिथक मतलब कि कुछ ऐसी कहानियाँ गढ़ी गई कि हड़प्पा काल में वो उत्खननों ने मानव सारा परिदृश्य बदल दिया। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य की एक बहुत बड़ी विकसित सभ्यता पाते हैं, जिससे अब जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता नष्ट की हुई थी। जो दुर्ग बताए थे ना, दुर्ग काफ़ी अच्छी तरह से किलेबंद शहर था, तो ये नष्ट कैसे हुई, तो इसके बारे में कहा जा रहा है, जो बताएं थोड़ी देर पहले, कि जलवायु संबंधी, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कमज़ोर इसे कर दिया गया हो बाहरी आक्रमणों द्वारा। अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर इस विनाश ने अंतिम रूप से इस सभ्यता को समाप्त कर दिया गया हो। काफ़ी लंबे समय तक इस बाहरी आक्रमण होता रहा हो और इन्हें आर्थिक रूप से धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया गया हो, जिसके कारण ये सभ्यता अंत हुआ हो। यह भी संभव है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार भी किया गया हो। ठीक है, और इसके लिए आर्यों का जो युद्ध देवता इंद्र, उसको अभियुक्त माना जाता है। ठीक है, तो यह REM व्हीलर द्वारा इसे बताया गया। एक जर्नल, एशियंट इंडिया जर्नल 1947 में उद्धृत था, तो उसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्य पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थि पंजर एक काल से संबंध नहीं है। जितने अस्थि पंजर जो मिले हैं डेडमैन लेन में या फिर और भी अलग अलग जगहों में, तो ये सब अलग अलग काल के हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, जैसे कि उतने सारे नर कंकाल जो मिले हैं और वो श्रद्धाहीन तरीके से उसे दफनाया हुआ मिला है,
तो लगता है कि यह आक्रमण के संहार के संकेत तो मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली वो इंगित करती है कि वे अत्यंत लापरवाही तथा सदाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के भी चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव भी नहीं है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी किले में आक्रमण होता है तो कुछ सैनिक भी रहे होंगे जो कवच वगैरह पहन के लड़ाई किए होंगे, जो मारे गए होंगे आक्रमण में, तो उनके भी शव कवचों के साथ तो मिलते ना। तो ऐसे कुछ नहीं मिले हैं। ठीक है, जो कि अपनी आत्मरक्षा करते हो ऐसे सैनिक या फिर अपने किले को बचाने का प्रयास करते हैं, तो कवच युक्त सैनिकों के शव मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं मिला है। ठीक है, आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण तथा कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से एक विद्वान का जो उद्धरण है वो दूसरे विद्वान के उद्धरण को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है काफ़ी विवादास्पद है, और संभवतः अगर लिपियों को पढ़ा जा सके तो कुछ और साक्ष्य जो है स्पष्ट हो पाएंगे। चलिए आगे अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज। मेरे हिसाब से यह चैप्टर का शुरुआत में होना चाहिए था, परंतु यह 10वां नंबर का टॉपिक दिया गया है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का अंत जो था यह 9 नंबर का टॉपिक था। तो खैर ठीक है, इसे स्टडी कर लेते हैं। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया, शुरुआत से लेकर इसके अंत तक के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को आपस में कनेक्ट किया और इसको एक सभ्यता के खोज के रूप में प्रस्तुत किया हमारे पास। तो हमने देखा इसे, जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे इसके विषय में भूल गए थे। हड़प्पा सभ्यता के शहर जब नष्ट हो गए तो धीरे धीरे लोग इस सभ्यता के विषय में भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद, हजारों सालों बाद रहना प्रारंभ किया, तब भी वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय कभी कभी धरती के सतह पर जो अपरिचित वस्तुएं प्राप्त होती है उसका क्या अर्थ है। खुदाई के क्रम में कई बार ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो अक्सर लोग इनको नज़रअंदाज कर देते थे। तो इसी के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो इसी क्रम में कुछ एडिशनल जानकारियां हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। ठीक है, बुक के अलावा तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई वो भी अलग अलग समय में हुई और कई प्रकार से इसके बारे में भी कहानियाँ हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानियाँ बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सभ्यता की खोज में एक लंबा दौर गुजर गया, एक काफ़ी लंबा दौर गुजर गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज के विषय में अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो यह सभ्यता जो है इसकी खोज सही मायने में 1921 में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक पूरा स्थल का उत्खनन कर इस सभ्यता की खोज की। राय बहादुर दयाराम साहनी को ही इस सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में इन्हीं का नाम हम लोग नोट करते हैं जब हिस्ट्री को हम लोग स्टडी करते हैं या तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की। तो ठीक है, तो इसकी खोज कैसे हुई और कब हुई यह विस्तार से समझने का विषय है, इसीलिए कुछ एडिशनल जानकारी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कॉपी कलम लिखे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो कुछ भी हमें विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त है उसे प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा है और बहुत सारी मेहनत लगी है। एक के बाद एक पुरातत्व शास्त्री, विद्वान व अन्य अंग्रेज अधिकारी समय समय पर सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों के टीलों का दौरा करते रहे, किंतु वे इस सभ्यता के बारे में जानना तो दूर इसकी कल्पना भी नहीं कर सके कि भारतीय सभ्यता इतनी पुरानी रही होगी और इस इलाके में इसके अवशेष प्राप्त पाए गए होंगे। ऐसा माना जाता था इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत गंगा नदी के आसपास के इलाकों में ही हुई होगी। ठीक है, यह एक पूर्वाग्रह था, लेकिन
हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद यह पूर्वाग्रह जो है यह समाप्त हो गया। हड़प्पा टीले का भ्रमण करने वाले अधिकारियों से लेकर उसके खोज तक का विवरण आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले टीलो पैंथर। 18वीं शताब्दी में टीलो पैंथर का नाम आता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज के क्रम में टीलो पैंथर का नाम, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में टीलो पैंथर नामक अंग्रेज ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पुरावशेष प्राप्त किए, परंतु ये सारे पुरावशेष जो थे इतनी कम मात्रा में थे ना, जिसे कुछ भी समझना मुश्किल था। इस कारण उन्होंने इस सभ्यता पर मतलब इन अवशेषों के स्टडी करने पर कोई ध्यान नहीं दिया, इन अवशेषों को नज़रअंदाज कर दिया। तो 18वीं शताब्दी में पहली बार यह आया था टीलो पैंथर अंग्रेज अधिकारी के सम्मुख, लेकिन इसे उन्होंने क्या किया, नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। आगे चार्ल्स मैसन 1826 में सर्वप्रथम एक ब्रिटिश यात्री चार्ल्स मैसन का ध्यान हड़प्पा में वो एक्चुअली क्या कर रहे थे कि वो कहीं जा रहे थे, उसी क्रम में हड़प्पा में मौजूद एक टीले पर उनका ध्यान गया। उन्होंने 1826 में इस स्थान की यात्रा की थी और 1842 में एक अपने प्रकाशित लेख नैरेटिव ऑफ जर्नी में इस बात का उल्लेख उन्होंने किया था। उनका अंदाज़ा था कि ये टीले जो है किसी पुराने राजमहल के अवशेष है और यहाँ कोई पुराना राजमहल रहा होगा। टीलो पैंथर को भले ही सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरावशेषों को प्राप्त करने वाला माना जाता है, किंतु चार्ल्स मैसन वो पहला व्यक्ति था जिसने हड़प्पा क्षेत्र की यात्रा की और वो वहाँ गए थे। अलेक्जेंडर बर्न्स इसके बाद इनका नाम आता है। 1831 में सन 1831 में जब कर्नल अलेक्जेंडर बर्न्स पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहे थे, तब उसकी नज़र हड़प्पा स्थित टीले पर पड़ी थी। उनका अनुमान था कि ये टीले किसी पुराने किले के अवशेष है और वे भी इस सभ्यता की कल्पना नहीं कर सके, ठीक है। तो इससे अंग्रेज विद्वानों और अधिकारियों की दूरदर्शी दृष्टि का अभाव पता चलता है, ठीक है। आगे अलेक्जेंडर कनिंघम, यहाँ से शुरुआत होता है। यहाँ कनिंघम का भ्रम हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 में हड़प्पा की इन्होंने यात्रा की थी, ठीक है, और वहाँ से एक सिक्का प्राप्त किया था, मोहर प्राप्त किया था। ये देखिए, ये मोहर प्राप्त किया था, ठीक है, जिस पर सांड अंकित है, वृषभ। कनिंघम भी उस टीले के महत्व को समझ नहीं सके और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान उन्होंने दिया नहीं। हम जानते हैं कि भारत में पहली यात्री ट्रेन अंग्रेजों द्वारा 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से ठाणे तक यह चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 में पहला जो ट्रेन है वो चलाया गया था। गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड डलहौजी, और इनके कार्यकाल में मुंबई से ठाणे के बीच में यह चलाया गया था। अंग्रेजों ने भारत में ट्रेन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलाई थी, ये तो एक अलग विषय है, ठीक है। इस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, यह दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक और प्रशासनिक सुविधा के लिए ही भारत में रेलवे का विकास किया था। भारत में प्रथम ट्रेन के संचालन के बाद अंग्रेजों ने इसका विस्तार धीरे धीरे पूरे भारत में करना प्रारंभ किया। इसी उद्देश्य के तहत पश्चिमोत्तर भारत में लाहौर से कराची तक पटरी बिछाने का कार्य 1856 में आरंभ किया गया था। कब? 1856 में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कॉल आ गया था घर से, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, क्षमा करें। तो ट्रेन का संचालन हो रहा था, ठीक है। तो 1856 का समय था जब पश्चिमोत्तर भारत में लाहौर से कराची तक पटरी बिछाने का कार्य 1856 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसी क्रम में यहाँ पर बटन बंधुओं का नाम आता है 1856 में, ठीक है। कब आता है? 1856 में, ठीक है। रेल की पटरी बिछाया जा रहा था, है ना। तो बटन बंधुओं का जिक्र आता है यहाँ। जेम्स बटन और विलियम बटन नामक दो भाइयों को बटन बंधु कहा जाता है। ये दोनों अभियंता थे, इंजीनियर थे,
इन्हें ही लाहौर से कराची तक के रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य सौंपा गया था। तो जब ये हड़प्पा क्षेत्र में पटरी बिछा रहे थे तभी उन्हें कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी। स्थानीय लोगों के बताने पर उन्होंने हड़प्पा पूरा स्थल के टीले से ईंटों को वे लोग निकालने लगे। धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में वहाँ से ईंटें निकाली गई और रेल की पट्टी बिछाने में यूज कर ली गई। हड़प्पा शहर के घरों की वे ईंटें थी। वे जो ईंटें थी वे हड़प्पा सभ्यता के घरों की ईंटें थी। ईंट निकालते समय उन्हें यहाँ किसी सभ्यता के अस्तित्व का आभास तो हुआ, परंतु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आगे अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम का जिक्र आता है। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक बार पुनः हड़प्पा की यात्रा की और वहाँ अनेक टीलों के गर्भ में किसी प्राचीन सभ्यता के दबे होने की संभावना व्यक्त की। उन्होंने उन पर रिसर्च भी किया। ठीक है, और कनिंघम ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से अपील की कि हड़प्पा उस अभी के लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, से किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं, तो हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए। लेकिन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। इस प्रकार सरकार का बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिलने के कारण 1856 में कनिंघम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तो 1856 में ही डलहौजी की जगह पर फिर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। कनिंघम ने उससे भी कहा कि हड़प्पा टीले से प्राप्त अवशेषों पर हमें रिसर्च करना चाहिए, किंतु कैनिंग ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। कैनिंग ने उस पर ध्यान तो न दिया, लेकिन इतना अवश्य किया कि कलकत्ता में एक संग्रहालय की स्थापना उन्होंने की, जो आज भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है और भारतीय पुरातत्व का मुख्यालय भी है वो। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब लॉर्ड कैनिंग से इस बारे में चर्चा किया कि हमें हड़प्पा क्षेत्र से, जो कि अभी के वर्तमान के लड़काना ज़िले पाकिस्तान में है, कि हमें वहाँ से एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो वहाँ हमें रिसर्च करना चाहिए। तो उन्होंने रिसर्च पर तो ध्यान नहीं दिया, सभ्यता की खोज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ उन्होंने एक काम किया कि वहाँ कलकत्ता में एक संग्रहालय की स्थापना कर दी, जो आज भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व का मुख्यालय भी है। उसने कहा कि वहाँ से प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं को इंग्लैंड पहुँचा दिया जाए और शेष सामग्री को संग्रहालय में रख दिया जाए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 ईस्वी, अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 ईस्वी पर अब हम हो जाएंगे। ठीक है, 1875 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम की दृष्टि एक बार पुनः हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों की ओर आकृष्ट हुई। 1875 ईस्वी में ही कनिंघम ने पुरातात्विक सर्वेक्षक की हैसियत से हड़प्पा के बसावट पर एक रिपोर्ट, हड़प्पा में सभ्यता की स्थिति पर एक रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को सौंपी। ठीक है, मतलब उस समय भारत में जो सत्ता चल रही थी, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार की चल रही थी, तो गवर्नर जनरल को उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी। इस संदर्भ में कनिंघम ने बताया कि हड़प्पा की स्थापना इसी नाम के एक राजा हड़प्पा ने अज्ञात काल में की थी। देखिए इस प्रकार से कितना अनुमान पर आधारित चीज़ें कितनी गलत हो सकती है। यह राजा बहुत ही दुष्ट थी, फलतः यह देवताओं का कोप भाजन बनाई और इसी कारण अनेक शताब्दियों तक यह स्थल वीरान रहा। कुल मिलाकर ठीक है, उन्होंने एक खोज करने का प्रयास किया, एक रिसर्च करने का प्रयास किया, परंतु उनकी दिशा सही नहीं थी। ठीक है, 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनकर आए। 1899 में, ठीक है, 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनकर आए और इसी के बाद 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया और इसके प्रथम चेयरमैन जॉन मार्शल को बनाया गया, जिनकी अगुवाई में यह खोज अब हो सकेगा। 1920 की बात हो रही है अब। ठीक है, तो अन्य की तुलना में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को लेकर थोड़ा सा अधिक रुचि दिखाई और उन्होंने 2 सदस्यीय एक टीम का गठन किया। इस 2 सदस्यीय टीम में थे राय बहादुर दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी।
राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा नगर की खोज का श्रेय दिया जाता है और रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो नगर की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो अंततः अब समय आ गया कि भारत की गौरवमयी सभ्यता उजागर हो सकेगी। 1920 का दशक भारतीय इतिहास की धारा को पूरी तरह से बदल देता है। भारत के इतिहास को 3000 ईस्वी पूर्व तक वो ले जाता है। ठीक है, ये सब एडिशनल कुछ जानकारियाँ बता रहे हैं। इसके पश्चात हम लोग बुक्स में आएंगे। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई करके सभ्यता को विस्मृत गर्भ से, मतलब एक विस्मय का जो दौर चल रहा था, उस गर्भ से बाहर निकाला। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का श्रेय दयाराम साहनी जी को प्राप्त हुआ है। इसी के अगले वर्ष 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थान की खुदाई करके हड़प्पा सभ्यता की खोज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इसके बाद एक पुरातत्वविदों ने, ठीक है, इस पर अपना मतलब जैसे एन.जी. मजूमदार हो गए, एम.एस. वस्त हो गए, मैके व्हीलर, एस.आर. राव तथा अन्य अनेक देशी और विदेशी पुरातत्ववेत्ताओं ने हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध अनेक स्थलों की खुदाई करके महत्वपूर्ण सामग्रियों को प्राप्त किया और उसे व्याख्यायित किया। आज हम इस सभ्यता के विषय में अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ अनुमान पर ही आधारित है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग काफ़ी सटीक जानकारियाँ दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक लंबे समय के संघर्ष और मेहनत के बल पर हड़प्पा सभ्यता विश्व पटल पर आई है। सिंधु सभ्यता की खोज ने भारत को विश्व के मानचित्र पर अंकित कर दिया कि और उसे विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं की जन्मस्थली के समकक्ष ला के खड़ा कर दिया। ठीक है, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता जो प्राचीनतम सभ्यता विश्व की मानी जाती है, उसके समकक्ष भारत की सभ्यता है, जो कि भारतीयों के लिए एक गौरव की बात है। चलिए बुक्स पर आ जाते हैं, थोड़ा बुक्स पर क्या लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन प्रारंभ किए, तब पुरातत्वविद जो है अपने अन्वेषण के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे, परंतु हड़प्पा सभ्यता में लिखित स्रोत तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे। कनिंघम की मुख्य रुचि आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा उसके बाद के कालों के लिए संबंधित जो पुरातत्व थी उसी में थी। तो वे इन्हीं समय से संबंध होकर इस सभ्यता को भी देख रहे थे, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे हुए भी। उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों तथा छोरे वृत्तांतों का भी प्रयोग किया और उनसे हड़प्पा सभ्यता को जोड़ने का प्रयास किया, जो कि एक असफल प्रयास था। ठीक है, इस दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी उन्होंने किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते रहे जो उनके विचार से सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर भी नहीं था, कनिंघम ने अन्वेषण के ढांचे में बैठाने का प्रयास किया, लेकिन वो उपयुक्त बैठ ही नहीं रहा था, तो उस काल का था ही नहीं, तो बैठता कैसे। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनसे कुछ ही कनिंघम तक पहुंच पाई थी, फिर वो समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। मतलब कनिंघम ने प्रयास तो किया, परंतु पूरी तरह से वे इस पर सफल नहीं हो पाए। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी थी, जिस पर उन्होंने ध्यान दिया तो उस पर ऐसे ऐसे कालखंड थे जिन्हें दिनांकित करने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु असफल रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही होती है। ठीक है, तो गंगा की घाटी से ही भारत के साम्राज्यों का प्रारंभ होता है, मगध आदि साम्राज्यों के तौर पर, तो वहीं से यहाँ की सभ्यताओं का भी प्रादुर्भाव हुआ होगा। इस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा नहीं था कि यह जो है हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी के घाटी में प्राप्त हुई है वह उससे भी प्राचीन होगी, यानी गंगा नदी के घाटी के क्षेत्रों में जो सभ्यता
के दौर पर प्रारंभिक दौर प्राप्त हुए हैं उनसे भी पुराना होगा ये, इस पर वो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। एक नवीन प्राचीन सभ्यता, ये जो खोज हुई, एक नवीन प्राचीन सभ्यता की खोज हुई। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से भी खोज निकाली। इस प्रकार से मोहनजोदड़ो स्थल की खोजकर्ता रखालदास बनर्जी को कहा जाता है, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल जो है एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन पुरावस्तुओं से यह पता चला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। खोज के आधार पर यह थी और यह सही साबित हुई। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। उन्होंने पूरे विश्व के समक्ष इसे लाया। एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी वस्तुओं, मोहरें आदि मिली तो थी, पर तब तक पहचानी न जा सकी। ठीक है, इस प्रकार विश्व को एक नई सभ्यता की जानकारी मिली। ठीक है, यह भी कि मेसोपोटामिया के समकालीन यह सभ्यता थी, यह भी जानकारी जॉन मार्शल के समय पूरे विश्व को मिली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और इन्हीं के समय में यह सभ्यता प्रकाश में आ गई। तो वे जिस काम के लिए थे वो काम एक्चुअली में उन्होंने किया। वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लेकर आए थे, जिसका फायदा भी मिला। हालांकि महत्वपूर्ण बात थी कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। ठीक है, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की उत्सुकता भी थी। तो केवल वे मतलब एक ही चीज़ पर डटे हुए नहीं थे, कई चीज़ों को देखे थे जॉन मार्शल ने, जबकि कनिंघम की दृष्टि पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, इसलिए कनिंघम को सफलता नहीं मिली और जॉन मार्शल को सफलता मिली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मार्शल के पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा करके मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर पूरे टीले में क्या करते थे। मार्शल की भी एक गलती थी कि वे पूरे टीले में समान रूप से क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि पूरे टीले में इस प्रकार से खुदाई कर रहे थे। एक्चुअली में खुदाई इस प्रकार से करना चाहिए ताकि पता चले कि ऊपर वाले स्तर में क्या है, फिर उसके नीचे वाले स्तर में क्या है, नीचे वाले स्तर में क्या है। इस प्रकार से हम लोग कई जो सबसे पुरानी सभ्यता होगी वो निचले स्तरों में मिलेगी, मध्यवर्ती सभ्यता यहाँ मिलेगी, और उस सभ्यता का जो सबसे नवीनतम था, ठीक, उत्तरवर्ती सभ्यता, वो सबसे ऊपर वाले इलाकों में मिलेंगी। तो क्षैतिज स्तर पर खुदाई करने से इस प्रकार से फायदा होता है। ठीक है, स्तरित विन्यास के आधार पर खुदाई करने से इस तरह से फायदा होता है, जबकि वे क्षैतिज स्तर पर यानी कि इस प्रकार से खुदाई करते जा रहे थे। ठीक है, तो इससे कई चीज़ें नष्ट भी हो जाती है समय के साथ। ये सब चीज़ें थी। खुदाई के लिए कई नई तकनीकें भी आई थी। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो समाप्त करने के बाद तुरंत ही एक अलग वीडियो में इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ और साथ ही साथ दोनों वीडियो को साथ में डाल दूँ। तो नई तकनीकें तथा प्रश्न, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत में एक सरप्राइज ये था कि इसके बाद के वीडियो में चौथा वीडियो है, 5वीं वीडियो में ये चैप्टर हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, ये वीडियो जब हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग एक पूरा चैप्टर से संबंधित
लेकर आएंगे। और वो एक टेस्ट सीरीज होगा, तो साथ ही साथ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा मेरे साथ कि कितने क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं। और वो सही तभी बनेंगे जब सारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देख लेंगे, पूरा समझ लेंगे और कुछ नोट्स भी कर लेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, तो उस पर पार्ट लेना ज़रूर, पार्ट ज़रूर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और जो एंस आप कितना नंबर लाते हैं उसको उसमें आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक को हम लोग लेंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो ज़रूरी सुझाव हो उसके लिए कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।